ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एटमॉस्फेयर बताया था, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझाया था। शॉर्ट में एक बार मैं डिस्कस करूं तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं गैसेस के, उसी को हमने माना है एटमॉस्फेयर। फिर ये एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पर एक्चुअली में प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों एक्चुअली में 300 किलोमीटर हाइट तक एयर कॉलम है। उस एयर कॉलम के वेट की वजह से फोर्स लगता है अर्थ पर, और उसके पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। पास्कल भी अपन यूनिट लेते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। पर बच्चों एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए और डिफरेंट यूनिट्स भी होती हैं, जिसमें से एक यूनिट होती है बार। तो जैसे मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है, आपको बताया एक्चुअली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ऐसा लिख देते हैं। ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इसके अलावा इसकी यूनिट होती है बार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा होता है टोर। 1 टोर इज इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब ये 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ये कितना होता है ये अपन बच्चों डिस्कस करेंगे, आगे आपको समझ में आएगा। प्रेशर जो है वो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट के टर्म्स में दिया जाता है, और इससे कितनी वैल्यू आती है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलती है। अब एक छोटी सी बात और आपको समझना चाहिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यदि मैं इतना बता रहा हूं इतना हाई प्रेशर है तो क्या होता होगा। तो बच्चों एक चीज आप समझ लें कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका एवरेज एरिया होता है 1.5 मीटर स्क्वायर। 1.5 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली में एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरीके से हमारी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से हमको दबाता है, कंप्रेस करता है। अब मैंने आपको बताया कि 1 मीटर स्क्वायर इस पर फोर्स लगता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप इसी को 1.013 ना बोलकर 1 मान लीजिए, तो कुल मिलाकर 10⁵ न्यूटन फोर्स, इतना फोर्स लगता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, इतना फोर्स लगता है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका एवरेज एरिया है 1.5 मीटर स्क्वायर। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा 1.5 इंटू 10⁵ अपॉन 1 न्यूटन। हम पर इतना फोर्स लग रहा है, हमको इतने फोर्स से एटमॉस्फेयर कंप्रेस कर दबा रहा है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15/10 कैंसिल जाएगा, 15 इंटू 10⁴
न्यूटन कितना आ जाएगा, इतना फोर्स हम पर लग रहा है। आप सबको मालूम है 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg वेट। तो यदि मैं इसमें से एक जीरो अलग कर दूं तो जाएगा 15,000 kg वेट। 15,000 kg वेट फोर्स लग रहा है। आपने 1 kg वेट उठाया होगा, 5 kg वेट, 10 kg वेट, 20 kg वेट। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? 100 kg वेट, ये तो 15,000 है। इतना फोर्स जो है वो हम पर लग रहा है, चारों तरफ से ये फोर्स लग रहा है। टोटल कितना? 15,000 kg वेट। तो आपको तो यदि कोई एक घुमा के यदि 100 ग्राम वेट के 1 kg वेट से दे दे तो आपको फट से गिर जाओगे। ये तो 15,000 है, फिर हम कैसे खड़े हैं? तो बच्चों वो है ब्लड प्रेशर। जितना हम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड फोर्स लगा रहा है, उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, और ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो यह आप समझिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि स्पेस में जो लोग जाएं वहां वैक्यूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, और वहां पर यदि कोई व्यक्ति खड़े हो जाए तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। वो खुद एक चलता फिरता बम है। जो ब्लड प्रेशर है वो आउटवर्ड है, उसकी वजह से उसके तो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे को जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इनवर्ड फोर्स लगा रहा है, और ब्लड प्रेशर आउटवर्ड इस तरीके से न्यूट्रलाइज हो रहा है, और हम इजीली रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो आप इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझिए कितना जरूरी है हमारे लिए सरवाइव करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है यदि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फिर हमने इसको मेजर कैसे किया? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये अर्थ हो गई, यह एटमॉस्फेयर हो गया, और यदि मैं बोल रहा हूँ 300 किलोमीटर हाइट तक एटमॉस्फेयर है, तो आप बाहर ग्राउंड पर यदि 1 स्क्वायर, यदि एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ कर लें, इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ कर लें 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो जो एयर कॉलम बनेगा उस एयर कॉलम का जो वेट होगा वो वेट फोर्स लगाएगा, उसकी जगह उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। अब पूछा जाए कैसे, तो आप बोलोगे ऊपर वैक्यूम है तो यहाँ प्रेशर होना चाहिए 0, और यहाँ प्रेशर कितना होगा? तो जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया उसके हिसाब से यदि P2 बोलते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं तो कितना जाएगा? P1 प्लस H इंटू D इंटू G। अब P1 की वैल्यू तो 0 है, वैक्यूम, और यह H कितना बता रहा हूं मैं? 300 किलोमीटर हाइट, मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 300 इंटू 10 टू द पावर 3, और एयर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब एट ग्राउंड, और G की वैल्यू 9.81। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जो मैंने आपको बताया है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो हाइट में बताऊंगा अप्रॉक्स है 300 किलोमीटर, कोई एयर रुकी हुई तो है नहीं, कोई सीमेंट तो है नहीं कि सीमेंट का कंक्रीट है तो रुका हुआ है, एयर है वो तो मूव कर रही है। फिर एयर की डेंसिटी जो है वो ग्राउंड पर इतनी है, जैसे जैसे हाइट पे आते हैं तो डेंसिटी भी डिक्रीज होती जाती है, पूरी यूनिफॉर्म थोड़ी है डेंसिटी, और ना ही जी की वैल्यू फिक्स है, हाइट पे जाने पर जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, आप ग्रेविटेशन में देख चुके हैं। तो इसका मतलब है इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर किया गया? जिस डिवाइस से मेजर किया गया उसको बोलते हैं बैरोमीटर।
तो व्हाट इज बैरोमीटर? The device which is used for measuring atmospheric pressure is called barometer. The device which is used for measuring atmospheric pressure is called barometer. अब ये बैरोमीटर कैसा होता है? एक सिंपल सा छोटा कंटेनर होता है जिसमें मर्क्यूरी भरा रहता है और उसमें एक टेस्ट ट्यूब जो है वो अपन इंसर्ट कर देते हैं। मतलब ये छोटा सा कंटेनर, इसमें मर्क्यूरी और इसमें एक टेस्ट ट्यूब जो है वो इन्वर्टेड इंसर्ट कर देते हैं। पर इन्वर्टेड इंसर्ट करने से पहले इस टेस्ट ट्यूब को कंप्लीटली मर्क्यूरी से फिल कर देते हैं और उसके बाद थंब लगा देते हैं, फिर उल्टा इन्वर्टेड करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट करके फिर आप हटा दीजिए। ऐसा करने पर आपको देखने मिलेगा मर्क्यूरी किस तरीके से कुछ हो जाएगा, कुछ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं, वैक्यूम। इस वैक्यूम को अपन बोलते हैं टोरिसिलीज वैक्यूम, टोरिसिलीज वैक्यूम। अब आप समझें, जो लॉ ऑफ प्रेशर होता है उसको मैंने आपको समझाया था कि यदि ये लिक्विड है तो उसके सेम लेवल पर यहाँ पर प्रेशर इक्वल होगा, कितना होगा? इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर सब पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, सब पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, P1 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 P1। कभी भी लिक्विड की हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर पॉइंट पर प्रेशर इक्वल होता है। कितना होगा ये P1? तो P1 इज इक्वल टू होगा PA प्लस H1 इंटू D इंटू G। H1 मतलब ये डेप्थ, क्योंकि ये सब पॉइंट सेम डेप्थ पर है फ्री सरफेस से, इसलिए सब पर प्रेशर इक्वल होगा। H1 इंटू D इंटू G, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर सब पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। कितना होगा? P2 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 P2। ये डेप्थ कितनी होगी? H2। तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस H2 इंटू D इंटू G। H2 मतलब ये डेप्थ। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है। यहां भी ऐसे ही होना चाहिए। ये जो कंटेनर में हमने मर्क्यूरी लिया हुआ है तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर किस पर होना चाहिए? बी पॉइंट पर। मतलब ये ए पर और बी पर प्रेशर कैसा होना चाहिए? इक्वल, PA इज इक्वल टू PB। हॉरिजॉन्टल लाइन पर है ना, बाय लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। लेकिन हमको मालूम है कि ए पर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? एटमॉस्फेयर की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर PA की जगह आप लिखोगे PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? यहाँ पर तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो इसको अपन V1 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ये हाइट सपोज कितनी है? H। तो बी पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 प्लस H इंटू D इंटू G। H मतलब ये हाइट बैरोमीटर में, मर्क्यूरी कॉलम की हाइट, D डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमको मालूम है यहाँ तो वैक्यूम है तो P1 की वैल्यू 0 है,
तो PA इज इक्वल टू 0 प्लस H इंटू D इंटू G, और अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिल गया आपको। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब नॉर्मल प्रेशर होता है तब ये हाइट होती है 76 सेंटीमीटर। नॉर्मल प्रेशर जब होता है उस वक्त मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एट नॉर्मल प्रेशर H is equal to 76 सेंटीमीटर, मतलब 0.76 मीटर। अब यदि मैं बोलूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप क्या बोलेंगे 0.76 मीटर H की वैल्यू। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो होता है वो वाटर के कंपेयर में 13.5 टाइम्स हैवियर होता है। वाटर की डेंसिटी होती है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13.5 इंटू 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब इंटू G 9.81। इसको सॉल्व करके देखोगे बच्चों तो ये आएगा 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। इसको हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हाइट। इसका मतलब है प्रेशर जो है वो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट के टर्म्स में बताया जाता है। अब डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको डिस्कस करना चाहिए मुझे। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ यदि इस बैरोमीटर को यदि हम हाइट पर ले जाएं, आप बैरोमीटर को पकड़िए और पकड़े पकड़े आप हाइट पर चले जाइए, माउंट एवरेस्ट जो है उसकी चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन हाथ में आप बैरोमीटर जो है वो पकड़ के रखें। मुझे बता सकते हो इस बैरोमीटर की मर्क्यूरी कॉलम इसकी हाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो डाउट जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं जो एटमॉस्फेयर है एयर कॉलम उसकी हाइट कम होती जाएगी, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा बच्चों तो इस मर्क्यूरी कॉलम में जो हाइट है H भाई PA इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G, तो H इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन D इंटू G। डेंसिटी जो है वो मर्क्यूरी की वो तो कांस्टेंट है, और चूंकि ज्यादा हाइट पर आप नहीं जा रहे हैं तो G के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब H इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहेगा तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट भी ज्यादा होगी, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बैरोमीटर में मर्क्यूरी कॉलम की हाइट जो है वो भी कम हो जाएगी। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि यदि आप बैरोमीटर को लेकर हाइट पर जाते हैं तो बैरोमीटर की रीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नो डाउट आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए, क्योंकि हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा इसलिए मर्क्यूरी कॉलम की हाइट भी कम होती जाएगी। लेकिन इसी बैरोमीटर को लेकर आप डेप्थ में जाएं, माइंस में जाएं, तो फिर बैरोमीटर की रीडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो निश्चित रूप से आप डेप्थ में जा रहे हैं, माइंस में जा रहे हो तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट क्या हो गई? बढ़ गई।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट भी इंक्रीज होगी। अच्छा बच्चों, इसी बैरोमीटर से वेदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। वेदर में क्या चेंज हो रहा है वो आप बैरोमीटर से बता सकते हैं। यदि बैरोमीटर की रीडिंग ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है तो ये किस वेदर के टेम्परेचर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? भाई सिंपल सी बात है, बैरोमीटर की रीडिंग यदि डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो निश्चित रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। हमको मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एच पर, डी पर और जी पर। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसमें एयर कॉलम होता है, एयर कॉलम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है इसका मतलब है कि जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो रही है। भाई बैरोमीटर की रीडिंग में बोल रहा हूं ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो वेदर के टेम्परेचर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो आप बोलोगे सर बैरोमीटर की रीडिंग यदि डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो किस वजह से कम हो रहा होगा? नो डाउट एयर की डेंसिटी कम हो रही होगी। और एयर की डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर की डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे ना, तो एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यदि एयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो नो डाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होगा तो बैरोमीटर की रीडिंग भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है यदि बैरोमीटर की रीडिंग ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है तो ये आपको बता रही है वेदर के बारे में कि वेदर का टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जबकि यही चीज यदि आप विंटर सीजन में बात करें जिसको हम लोग हेल्दी सीजन बोलते हैं, तो विंटर सीजन में एक्चुअली में क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने से मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं। यूनिट वॉल्यूम में ही ज्यादा एयर की डेंसिटी, एयर के ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मास बढ़ जाता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। नो डाउट यदि एयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो बैरोमीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी। तो आप समझें, यदि आपने अपने घर की वॉल पर बैरोमीटर लगा के रखा हुआ है और यदि बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ रही है इसका मतलब है कि एयर की डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठंड आ रही है। और बैरोमीटर की रीडिंग यदि डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब डेंसिटी क्या हो रही है? मैंने क्या बताया, यदि बैरोमीटर की रीडिंग शायद पहले बोला था इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब ठंड आ रही है। जबकि गर्मी में उल्टा होगा। लेकिन बच्चों बैरोमीटर आप देख रहे हैं तो आपको हाइट दिख रही है 76 सेंटीमीटर। आप खड़े होकर बैरोमीटर को ऐसे देख रहे हैं और आपने देखा अचानक से बैरोमीटर की रीडिंग फॉल कर रही है, अचानक से नीचे गिर रही है। तो ये वेदर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? ये सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दे रही है कि जहां आप खड़े हैं वो लो प्रेशर रीजन बन रहा है। लो प्रेशर रीजन का मतलब है कि उस जगह पर स्ट्रॉम आने वाला है, तूफान आने वाला है। ये कैसे समझ में आया भैया? यदि कुएं में पानी भरा हुआ है और यदि मान लीजिए आप
आपके पास में बाल्टी है, उसको आपने रस्सी से बांध दिया है और ऊपर कुएं के ऊपर खड़े होकर आप बाल्टी को रस्सी को धीरे धीरे ढीला करते आ रहे हो, तो बाल्टी जो है वो नीचे जा रही है और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बाल्टी जो है वो कुएं में डूब गई, पूरा पानी से भर गई, डूब गई। और दूसरे एंड पर आपके पास में ऊपर रस्सी है। जब उस रस्सी को आप खींचोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बाल्टी जो है वो सरफेस पर पहुंचेगी और एकदम पानी की सरफेस से बाहर निकलेगी। जैसे ही बाहर निकलेगी तो उस जगह पर जहां पर बाल्टी पानी से बाहर निकली है वहां पानी का क्या बन जाएगा, गड्ढा, होल बन जाएगा। कितनी देर के लिए? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। वहां पानी की क्वांटिटी आपने कम कर ली, वहां से बकेट में वाटर फिल कर लिया है और पूरा बाहर निकाल लिया आपने उतना पानी। तो जो चारों तरफ का वाटर है वो फ्लो करके आएगा और उस जगह को भर देगा, क्योंकि वाटर जो है वो फ्लूइड है, फ्लो करेगा, उसको फिल करेगा तुरंत। वैसा ही तो एयर में भी हो रहा है भाई। आप बैरोमीटर की रीडिंग देख रहे हैं और बैरोमीटर की रीडिंग सडनली फॉल कर रही है, मतलब आप जहां पर खड़े हैं वो लो प्रेशर रीजन बन गया, वहां की एयर गायब हो गई है, जो भी रीजन हो उसकी वजह से। तो जो सराउंडिंग एयर है, चारों तरफ की एयर है, वो तेजी के साथ आएगी और उस जगह को भरेगी। अब तेजी के साथ यदि एयर आ रही है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग आने वाला है। बच्चों सब क्वेश्चंस बनते हैं, बैरोमीटर की रीडिंग सडनली यदि फॉल करे तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? स्ट्रॉन्ग के बारे में। अच्छा देखो, एक और चीज मैंने आपको बोला कि जब हाइट पर जाते हैं तो डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि आप समझो, हाइट पर जाओगे, आप पहाड़ पर जाओगे, ये मैदान है और यहाँ से आप हाइट पर जा रहे हो, तो यहाँ तक पूरा अर्थ का जो था वो एयर कॉलम, उसकी वजह से प्रेशर था। आप हाइट पर गए, यहाँ पर एयर कॉलम की हाइट क्या हो गई? कम हो गई। एयर कॉलम की हाइट कम हो जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसीलिए तो जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, ब्रीथिंग में दिक्कत आती है उनको, और उनके नोज से और ईयर से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि आउटवर्ड ब्लड प्रेशर उतना ही था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में बीपी हाई हो गया। इसीलिए जो हाई बीपी पेशेंट्स होते हैं उनको हाइट पर जाने की मनाही रहती है, क्योंकि उनका नॉर्मल ग्राउंड में ही तो एक्चुअली में जब वो थे तब प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई था। अब हाइट और यहाँ पर मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, अंदर ज्यादा एनर्जी है उनके पास, और हाइट पर और चले गए तो फिर तो उनके पास में और ज्यादा एनर्जी है, तो ब्लड कहाँ आने लगेगा? बाहर आने लगेगा। और जो लो बीपी पेशेंट्स हैं उनको माइंस में जाने की मनाही रहती है, डेप्थ में जाने की, क्योंकि उनका नॉर्मल ग्राउंड पर ही प्रेशर लो है, वो डल डल रहते हैं, उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वो हावी रहता है, उठ नहीं पाते हैं। अब यदि वो माइंस में और चले गए तो प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाएगी कि माइंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, माइंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है और उनका ब्लड प्रेशर कम है, तो वहां बैठे रह जाएंगे। इसीलिए यदि आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ दोनों में से कौन सा पेशेंट ज्यादा खतरनाक है, हाई बीपी पेशेंट या लो बीपी पेशेंट, तो डेफिनेटली आपका आंसर होना चाहिए लो बीपी पेशेंट ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपका अपना है। तो हो सकता है कि वो पेशेंट है
और खड़े हो गया अचानक से आपको 2 झापड़ मार दे, चलो ठीक है, पिट जाएंगे भाई, अपना व्यक्ति है, लेकिन वो खतरनाक नहीं है। उसने अपना इंडिकेशन दे दिया, उसने आपको समझा दिया कि उसकी तबीयत खराब है, उसका बीपी हाई है। आप तुरंत उसको समझाएंगे, जो डांट रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अरे ये गड़बड़ हो रही है, ये तो पक्का है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई ववाई नहीं खाई होगी। आप तुरंत बोलेंगे दवाई खाओ, आपका बीपी हाई है, ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। लेकिन जो लो बीपी पेशेंट है उसके साथ तो बहुत दिक्कत है, वो तो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताएगा। आप कहीं पर वो बैठा हुआ है और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप सोच रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो डल हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा हावी है, बीपी कम है, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, और पता चला वही बैठे बैठे वो दुनिया को छोड़ के चले गए, तो वो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे, तो इसका मतलब वो ज्यादा खतरनाक हुए। तो बच्चों ये सब सारे कॉन्सेप्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया है पूरा, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पर मैं साइड में हट गया हूँ, ताकि यदि आपको वीडियो पॉज करके नोट्स वोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक मुझे जो डिस्कस करना चाहिए आपसे वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को अपन कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। ये सरफेस टेंशन क्या होता है? ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। The property of a liquid by virtue of which it acquires the minimum possible surface area is called surface tension. किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। कभी भी आप ड्रॉप्स देखिए, वाटर ड्रॉप्स जो रहेंगी स्फेरिकल दिखेंगी आपको, क्यूब शेप में नहीं दिखेंगी, क्यूबाइड शेप में नहीं दिखेंगी। आपको मालूम है सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है, उसी का ये शेप लेती है ये। इसका मतलब ये हुआ लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि उसके पास में मिनिमम सरफेस एरिया रहे। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस पर आपको सरफेस टेंशन समझ में आ जाएगा। जैसे हेयर्स देखिए, जब ड्राई रहते हैं, शेविंग ब्रश जब ड्राई रहता है तो उसके हेयर्स अलग अलग सेपरेट होते हैं, ओपन रहते हैं। लेकिन जब आप उसको वाटर में डिप करके बाहर निकालते हो तो आपको देखने मिलेगा वो सारे हेयर्स चिपक जाते हैं। एक्चुअल में उन हेयर्स के बीच में वाटर फिल्म बन जाती है जो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहती है, और वो मिनिमम रखने के चक्कर में हेयर्स को चिपका लेती है। इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। The property of a liquid by virtue of which it acquires the minimum possible surface area is called surface tension. ये डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छी है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली में सरफेस टेंशन है क्या चीज। पर फिजिक्स में जो डेफिनेशन दी जाती है वो थोड़ा अलग होती है। देखो बच्चों, यदि ये ग्लास है और इस ग्लास को पूरा मैं वाटर से फिल कर दूं, भर दूं, इसके बाद भी यदि आप ड्रॉपर में वाटर लेकर एक एक ड्रॉप यदि गिराते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा वाटर जो है वो ओवरफ्लो नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसा शेप ले लेता है।
कर्व शेप ले लेगा, स्फेरिकल शेप ले लेगा, और इसमें भी आप ऊपर से टॉप व्यू ऊपर से देखिए तो आपको सर्कुलर दिख रहा है। हालांकि मैं सर्कुलर बनाना नहीं चाहता हूं, कोई दूसरा शेप बनाना चाहता हूं। मान लीजिए ग्लास आपका कुछ इस तरीके का था, मुझे ये सर्कुलर बनाना चाहिए था ग्लास के हिसाब से, पर मैंने ऐसा शेप चुना है, थोड़ा सा अच्छा रहता है, बुक में भी ऐसा रहता है। अब इसी टॉप सरफेस पर यदि आप एक लाइन इमेजिन करें, ड्रॉ तो कर नहीं सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो यहां पर यदि आप एक लाइन इमेजिन करें यहां पर, तो ये लाइन ऐसी रहेगी और इस लाइन पर टेंजेंशियल फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स, लिक्विड सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स हमको इमेजिन करना है इस लाइन पर परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा। ये मैं जो बना रहा हूं ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर फोर्स है, लेकिन वाटर सरफेस पर टेंजेंशियल है। तो ये जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, फिजिक्स की डेफिनेशन के बेसिस पर। मतलब यदि जो लाइन आपने इमेजिन की है उसकी लेंथ यदि L है और इस लेंथ पर पूरा फोर्स कितना F, तो L लेंथ पर फोर्स F, तो यूनिट लेंथ पर F बाय L। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये फोर्स है L लेंथ पर और ये फोर्स है यूनिट लेंथ पर। यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये है फिजिक्स की डेफिनेशन। What is surface tension? Imagine a line on liquid surface. Then the tangential force on liquid surface per unit length is called surface tension. It is denoted by T. तो बच्चों T is equal to F upon L. अब यदि मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है सरफेस टेंशन का, तो फिर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन का, क्योंकि फोर्स जो है वो होता है mLT माइनस 2 और लेंथ के लिए L कैंसिल, तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू mL0 T माइनस 2। जहां तक रहा सवाल यूनिट्स का, तो यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम फॉर्मूले के बेसिस पर डाइंस पर सेंटीमीटर, डाइंस पर सेंटीमीटर, इन एसआई सिस्टम न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अभी आगे चलकर मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूं, W इज इक्वल टू T इंटू डेल A और A, तो T इज इक्वल टू W बाय A। W मतलब वर्क और A मतलब एरिया। तो यहां पर सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं आगे चलकर, T इज इक्वल टू W बाय A, W वर्क और A एरिया। वर्क को आप ऐसे सिस्टम में जूल्स में मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर और जूल्स पर मीटर स्क्वायर ये भी होती है इसकी यूनिट। ये है बच्चों सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि ऐसा लिक्विड में क्यों होता है। इस चीज को हम समझ सकते हैं बाय इंटरमोलिकुलर थ्योरी और लैपलेस थ्योरी। ये लिक्विड में ऐसी टेंडेंसी क्यों रहती है कि ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने की टेंडेंसी रखता है। तो इस बात को अपन
समझते हैं। तो बच्चों जनरली आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर थ्योरी। सेम क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ लैपलेस थ्योरी। अब चूंकि आप लोग तो मार्क्स के लिए पढ़ते हैं ना, नॉलेज के लिए तो पढ़ नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको बताया ऐसा क्वेश्चन आता है। पर जो बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों होता है, लिक्विड में ऐसी टेंडेंसी क्यों होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, समझे बात को। एक्चुअली में बच्चों यदि आप इमेजिन करें कि एक टैंक है छोटा सा और इसमें आपने लिक्विड लिया है, और जो आपके पास लिक्विड सबसे सरल है वो है वाटर, तो वाटर में इमेजिन कर लो। अब आप सबको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट डिस्टेंस पर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये है तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ होगा। आप लोग क्लियर लिखिए, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया, पर एक्चुअली डिस्टेंस बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁹ मीटर का। तो लगभग यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक यहाँ है, तो इससे एक मॉलिक्यूल यहाँ भी होगा 10⁻⁹, यहाँ भी 10⁻⁹, ये 10⁻⁹। मतलब हम चाहें तो इस सेंटर, इस मॉलिक्यूल को सेंटर पर ले ले और एक 10⁻⁹ मीटर रेडियस का स्फीयर, सर्किल नहीं, बोर्ड पर तो मैं सर्किल ही बनाऊंगा ना, पर आपको इमेजिन करना है स्फीयर यदि मैं लेता हूं 10⁻⁹ मीटर रेडियस का, तो सेंटर में एक मॉलिक्यूल है और बाकी फिर और मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे उस स्फीयर के सरफेस पर। ऐसे स्फीयर को हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका रेडियस होता है 10⁻⁹ मीटर। ऐसा आप एक स्फीयर इमेजिन कर सकते हैं। अब जरा सोचो, मैंने एक स्फीयर यहां बनाया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, नेम दे दिया ए। एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा बना दिया है, नेम दे दिया बी। और एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा बना दिया है सी। तीनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा कंप्लीटली इनसाइड में लिक्विड, ये सेकंड बी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बता रहा हूं उसका सेंटर फ्री सरफेस से थोड़ा सा बिलो है, और जो थर्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसका सेंटर एग्जैक्टली फ्री सरफेस पर। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसके साइड में यहां पर जो मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल, अट्रैक्टिव नेचर का। मतलब ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है इस सेंटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, और इसके अपोजिट यहां पर जो मॉलिक्यूल है ये अपनी तरफ खींच रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। ऐसा ही यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींच रहा है और इसके अपोजिट जो मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों फोर्स क्या हो गए, कैंसिल, सेंटर मॉलिक्यूल वही है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींच रहा है, इसके अपोजिट जो मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों फोर्स ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल। मतलब यहाँ पर जो सेंटर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, वहीं पर रहेगा। लेकिन यहां पर देखें इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बी के लिए यहां पर जो मॉलिक्यूल है अपनी तरफ खींच रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है ये अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो लोअर मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये सब अपनी अपनी तरफ सेंटर मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं। ऊपर की तरफ जो फोर्स खींचने के लिए मैंने यहाँ पर जो बताया है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बी में
ये सेंटर मॉलिक्यूल को एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड। लेकिन बाकी नीचे देखें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये, इन सब की वजह से नेट फोर्स किस तरफ, डाउनवर्ड। भाई आप जो है क्लास में दरवाजे पर खड़े हैं और 2 स्टूडेंट आपको बाहर खींच रहे हैं और 6 स्टूडेंट पकड़कर पूरी ताकत लगाए हुए हैं अंदर की तरफ, आप तो अंदर ही आओगे ना, क्योंकि ज्यादा ताकत अंदर लग रही है। वैसे यहाँ पर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो 7 न्यूटन लगेगा ना डाउनवर्ड, तो ये सेंटर मॉलिक्यूल इसलिए वहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है C, इसमें यहाँ जो मॉलिक्यूल है अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है और ये अपनी तरफ, इस दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जो अपर हाफ पोर्शन दिख रहा वहां मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो आपने इमेजिन किया है, लिक्विड मॉलिक्यूल लोअर पार्ट में ही है ना, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये सब इसको अपनी अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इन सब की वजह से रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड लगेगा तो नो डाउट वो नीचे ही आना चाहेगा, जब आप फोर्स ही लग रहा है, अंदर नीचे लग रहा है फोर्स, तो अंदर आना चाहेगा, सरफेस पर क्यों रहेगा। मतलब आप समझे बात को, जो आप यदि मान लीजिए दरवाजे पर खड़े हैं क्लास में, आप क्लासरूम के दरवाजे पर खड़े और आपके फ्रेंड्स आपके कपड़े को, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म को पकड़कर खींच रहे हैं अंदर, लेकिन आप खड़े हो, इसका मतलब आपके पास बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी, सब खींच रहे हैं लेकिन आप दरवाजे पर खड़े हो, मतलब आपके पास एनर्जी ज्यादा है, पर टेंशन में तो हो, खींच। भाई एक चीज समझ लो, जो जहां एनर्जी ज्यादा वहां अनस्टेबल पोजीशन, जब एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशन में समझाया था मैंने। आप किसी स्टोन को थ्रो करोगे, हाइट पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ऊपर जाकर रुकता नहीं है, नीचे आता है। कहां जाकर सांस लेता है वो पत्थर, जब ग्राउंड पर, क्योंकि वहां एनर्जी कम होती है। आप भी जब तक जेब में पैसे रहते हैं, एनर्जी ज्यादा रहती है, एक्साइटेड रहते हो, खर्च कर दो, खर्च करो, ये खाओ, वो खाओ, इस फ्रेंड को बुलाओ, उसको सबको खिलाओ। लेकिन जब पैसे खर्च हो जाते हैं तो आप ठंडे पड़ गए, घर चले जाते चुपचाप। एनर्जी कम मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, एनर्जी ज्यादा मतलब एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री सरफेस पर जो, और एनर्जी ज्यादा मतलब टेंशन वाली स्टेट, तो यहाँ पर जो फ्री सरफेस पर मॉलिक्यूल है वो इसलिए है कि उनके पास में एनर्जी ज्यादा है वहां बने रहने के लिए। यदि एनर्जी कम होगी तो कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और कभी भी कोई भी बॉडी, हर बॉडी चाहती है कि वो टेंशन में ना रहे। मैं आपसे बोलूं टेंशन में रहोगे क्या, आप लोग नो सर टेंशन पसंद नहीं है। कैसा रहना चाहते हो, फ्री सर। फ्री सरफेस, फ्री रहने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। दिन भर जब बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, एक दिन करके देखो, खूब मेहनत सुबह से शाम तक भयंकर मेहनत करो, आप देखोगे कि आप थक जाओगे और रात को जब तुम्हारे पास कुछ एनर्जी नहीं बचेगी, चुपचाप सो जाओगे। एनर्जी मिनिमम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। वैसा ही यहां पर भी हो रहा है। ये लिक्विड्स भी, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी नहीं चाहते एनर्जी ज्यादा हो, वो भी चाहते हैं एनर्जी कैसी हो, कम। तो इसका मतलब फ्री सरफेस पर कौन से मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स रहना चाहिए, कम से कम, ताकि एनर्जी कैसी बनी रहे, मिनिमम। और इसीलिए कभी भी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री सरफेस पर नहीं रहना चाहते हैं या कम रहना चाहते हैं। तो कम कैसे रहेंगे, जब सरफेस एरिया कम रहेगा
जब सरफेस एरिया कम रहेगा तो कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और यही टेंडेंसी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन। The property of a liquid by virtue of which it acquired the minimum possible surface area, जितना मिनिमम हो सकता है, is called surface tension। जब मिनिमम सरफेस एरिया होगा तभी तो मॉलिक्यूल्स मिनिमम होंगे, या मिनिमम मॉलिक्यूल्स रखने के लिए वो अपना सरफेस एरिया कैसा कर लेते हैं, मिनिमम कर लेते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है लिक्विड में कि वो मिनिमम सरफेस एरिया रखने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं, ये मैंने आपको समझाया बाय लैपलेस थ्योरी। पर इसी बातों में मैंने एक चीज और आपको समझा दी कि अब ठीक है, टेंडेंसी तो रहती होगी, पर एक बात तो समझ में आ गई कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी तो एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।